हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुष्यंत कुमार डी कुमार आईसीएस एकेडमी में। स्वागत है आपका। तो हम लोग संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं। आज हम आपको पूरी 2 मिनट के लिए पूरी क्लास को रिवाइज कराएंगे और बताएंगे कि हमने 1600 से शुरुआत की थी, 1600 ईस्वी से। ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया था कि महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी थी। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता कमजोर पड़ जाती है और यहीं पे 1757 में प्लासी के युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध पर हमने बात की थी। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद आपको बताया था कि बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो जाता है और बंगाल उस समय का धनी प्रांत था। बंगाल के संसाधनों की दम पर कंपनी ने पूरे भारत को जीता। आपको बताया था कि बंगाल, फिर बंगाल बिहार उड़ीसा, यानी 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद एक साथ 3 भारतीय शासकों को हराया जाता है और यहीं पर कंपनी का बंगाल बिहार उड़ीसा को दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है कंपनी को। और यहीं पे 3 मराठा युद्ध और 4 मैसूर युद्ध पर बात की थी। मराठों पर बात की थी हमने, ठीक है, जिसके संस्थापक शिवाजी थे। और मराठों को 3 मराठा युद्धों के द्वारा हराया जाता है। फिर 4 मैसूर युद्ध के द्वारा हैदर अली और टीपू सुल्तान को भी हरा दिया जाता है। धीरे धीरे करके, यानी 1757 से शुरुआत होती है और फिर क्या होता है कि 1857 तक ऐसा चलता रहता है। और 1857 का जो विद्रोह होता है वो बहुत ही बड़ा विद्रोह होता है और कंपनी शासन को समाप्त कर दिया जाता है। तो इसी क्रम में हमने आपसे बात की थी कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, वो इसमें प्रावधान किया गया था कि कंपनी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि कंपनी के लिए जो एक्ट बन के आ रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी अब ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करेगी और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करेगी। तो यहीं से हमने आपको बता दें कि शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जब हुई थी, तो यहाँ पे प्रावधान आपको बताया था कि एक गवर्नर तथा 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई थी। एक गवर्नर तथा 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई और इसके बाद जो आपकी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी वो आपकी बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। कंपनी अपने कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती थी और यहीं पे बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा था। पहला बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। यहाँ इतनी बात हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कर चुके थे। 1784 का हमने पिट्स इंडिया एक्ट देखा था। आपको बताया था कि यहाँ सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई थी, 1+3, यानी 1 गवर्नर और 3 अन्य सदस्य थे गवर्नर जनरल की परिषद में। इसके बाद युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामले में जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी उसके अधीन कर दिया गया था बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को। फिर से सुन लीजिए, युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामले में यानी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। फिर हमने आपसे यही बात की थी कि इसी एक्ट के तहत, यानी 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन का भारत पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है और शासन की ये पद्धति 1947 तक चलती रहती है। ठीक है। आपको बता दें कि 1857 के विद्रोह के द्वारा 1858 में कंपनी शासन समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश सरकार फिर डायरेक्ट कंट्रोल करती है। अभी हम पर दोहरा शासन हो रहा है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भी शासन कर रही है भारत पर और ब्रिटिश सरकार भी शासन कर रही है। तो इतनी बात हम लोग कर चुके थे 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में। 1793 के चार्टर एक्ट पर बात की थी। बताया था कि जो भारत सचिव है, जो सचिव था भारत सचिव, उसको जो वेतन मिलना था, वेतन कहां से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये ऐसा प्रावधान 1793 के चार्टर एक्ट में कर दिया गया था। यानी चार्टर को 20 वर्षों के लिए क्या किया गया, बढ़ा दिया गया था।
इसके बाद आपको बताया था कि जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो चार्टर को पुनः 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया और कंपनी जो थी, अब कंपनी पर क्या किया जा रहा है, कुछ रेगुलेशन किया जा रहा है, कुछ नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है उसके व्यापार पर। तो कुछ अपवादों के साथ कंपनी पर क्या लगा दिया गया था, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, यानी प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था कुछ अपवादों के साथ समाप्त कर दिया गया था। और चाय और भारत में चाय के साथ और चीन के साथ कंपनी व्यापार कर सकती थी और अपने कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार भारत में कंपनी को अभी भी है। ठीक है, अपने कर्मचारी नियुक्त कर सकती है कंपनी भारत में। तो ये हमने 1813। एक और इम्पोर्टेंट प्रावधान था कि कंपनी शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करेगी। 1813 के चार्टर एक्ट में बात की। और 1833 के चार्टर एक्ट पे हमने बात की थी, जो इम्पोर्टेंट चार्टर था। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी इसमें कि यहाँ जो बंगाल का गवर्नर था, अब बंगाल का गवर्नर नहीं रह गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रह गया था, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया था। ठीक है, क्योंकि कंपनी का विस्तार हो रहा है, वो कई सारे क्षेत्रों को कंपनी ने जीत लिया है। तो अब जैसे जैसे कंपनी का विस्तार होता जाएगा तो अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रहेगा, वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। और जो अन्य जगह है वहां पे गवर्नर रहेगा, बॉम्बे और मद्रास में गवर्नर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने 1833 के एक्ट में बात की थी और कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और बताया था कि कंपनी अब भारत में एक ट्रस्टी के रूप में काम करेगी। ठीक है, भारत सरकार के न्यासी के तौर पर काम करेगी। ठीक है, और जब तक काम करेगी, जब तक किसकी इच्छा है, जब तक ब्रिटिश सरकार की इच्छा है। ऐसा 1833 के जो चार्टर एक्ट था उसमें प्रावधान किया गया था। और अभी भी कंपनी अपने कर्मचारियों की नियुक्ति भारत में कर सकती थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी प्रावधान किए गए थे, रंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भारतीय जनता के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट हमने देखा था। 1853 के चार्टर एक्ट पे हमने बात की थी। तो 1853 के चार्टर एक्ट में बताया था आपको कि कंपनी अब जो नियुक्ति का अधिकार है कंपनी से वापस ले लिया जाता है। यानी अब जो अपने कर्मचारियों की नियुक्ति भारत में होनी है वो एक ओपन कंपटीशन के माध्यम से होगी, खुली प्रतियोगिता के माध्यम से होगी। और यहीं पे एक अनौपचारिक विधायिका की शुरुआत की गई थी। ठीक है, यानी 6 सदस्यों की एक विधायी परिषद बनाई गई थी और फिर बाद में धीरे धीरे सदस्यों को बढ़ाया गया था। तो 1858 अब 57 का चूंकि विद्रोह होगा तो 1858 के जो भारत शासन अधिनियम है उसकी पृष्ठभूमि यही रहेगी कि 1857 का जो विद्रोह होगा उस विद्रोह के द्वारा 1858 में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो जाता है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपको बता दें, जो 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था उसको भी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया जाता है। इसी में आपको बता दें बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल शासक था, यानी मुगलों का भी अंत हो जाता है। और भारत में जो द्वैत शासन होता है, यानी हम पे कंपनी शासन कर रही थी और ब्रिटिश सरकार भी कर रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। तो द्वैत शासन यानी दोहरा शासन समाप्त हो जाता है। अब हम पे ब्रिटिश सरकार शासन करेगी तो द्वैत शासन का भी अंत हो जाता है। ध्यान दीजिए फिर से 1858 के एक्ट में कितनी चीजें खत्म हो रही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया जा रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त किया जा रहा है और मुगल सत्ता का भी अंत हो रहा है और शासन की द्वैत पद्धति समाप्त हो रही। यहाँ भारत सचिव नामक एक नए पद का सृजन किया गया था और इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद को बनाया गया था। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, भारत सचिव नामक एक नए पद का सृजन किया गया और
उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। अब आपको बता दें कि जो भारत का गवर्नर जनरल है वो अब भारत का गवर्नर जनरल नहीं रहा, अब वो वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय का मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन यानी प्रतिनिधि, ताज का प्रतिनिधि, ठीक है, उसे हम लोग वायसराय कहते हैं। तो ये अगर कंफ्यूजन हो तो आप समझ जाइए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी, अब रेगुलेट करेगी भारत को, और वो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से, वायसराय के माध्यम से। फिर हमने 1861 पर बात की थी। यहां हमने बताया था 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था, तो उसमें एक जो वायसराय की कार्यकारिणी थी उसमें एक स्थायी सदस्य को शामिल किया गया था, और विधायी परिषद में जो सदस्यों की संख्या थी तो न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 रखने का प्रावधान किया गया था। वायसराय को क्या किया गया था, अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया और उसका प्रभाव 6 माह तक रहता था। तो ये हमने 1861 के अधिनियम में बात की थी। 1892 में भी बताया था कि वायसराय की कार्यकारिणी में एक और सदस्य को शामिल किया जाता है, और विधायी परिषद में न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 रखने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। और फिर हमने 1909 के मार्लियामेंटो एक्ट पर आ गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था, इसे मार्लियामेंटो एक्ट क्यों कहते हैं ये भी बताया था कि मार्ले उस समय कौन थे, सचिव थे, और मिंटो, लॉर्ड मिंटो उस समय भारत में वायसराय थे। इसलिए जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम था, इसलिए उसे मार्लियामेंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये थी कि वायसराय की कार्यकारिणी में 2 स्थायी सदस्यों को शामिल किया जाता है, और इसके बाद विधायी परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो प्रोविजन था, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत, ठीक है, यानी उम्मीदवार और मतदाता अब दोनों ही मुस्लिम समुदाय से होने थे। तो यहां हमने बात की थी 1909 के मार्लियामेंटो एक्ट पर बात की थी, और फिर हम डायरेक्ट कहां आ गए थे, 1919 के अधिनियम पर आ गए थे, ठीक है। और एक पॉइंट और भी इसमें था 1909 के मार्लियामेंटो एक्ट में कि मुस्लिमों के लिए और भी रियायतें दी गई थी। तो शुरुआत आपकी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, और मिंटो को, लॉर्ड मिंटो को इसका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता माना जाता है भारत में, क्योंकि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन एक प्रकार से समझ लीजिए आरक्षण, रिजर्वेशन टाइप का था, कि उनकी मुस्लिमों की जो सीट थी चुनाव लड़ने के लिए वो रिजर्व कर दी थी, यानी उम्मीदवार और मतदाता दोनों मुस्लिम समुदाय से होंगे। तो 1919 के एक्ट पर हमने बात की थी, और कुछ टेक्निकल कारण की वजह से मोबाइल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था और अपने आप ही बंद हो गया था, इसलिए पूरी बात नहीं कर पाए थे 1919 के भारत शासन अधिनियम पर। ध्यान दीजिए 1919 का भारत शासन अधिनियम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था, 1919 का भारत शासन अधिनियम। ब्रिटेन में क्या परिवर्तन किया गया था, तो 2 पॉइंट बताए थे। ब्रिटेन में भारत सचिव को वेतन कहां से दिया जाएगा, ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। 1793 में जो वेतन दिया जा रहा है भारत सचिव को, वो कहां से दिया जा रहा है, भारतीय राजस्व से दिया जा रहा है। अब 1919 तक यानी ऐसे ही चलता रहता है, भारतीय राजस्व से ही वेतन दिया जाता रहा है भारत सचिव को, ठीक है। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि भारत सचिव को जो वेतन दिया जाएगा वो कहां से दिया जाएगा, भारत सचिव को जो वेतन दिया जाएगा वो ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। और आपको बता दें ब्रिटेन में एक उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया, और ये भारतीयों के शिक्षा और व्यापार संबंधी मामलों को देखेगा। इसके बाद भारत में क्या परिवर्तन किया गया था, तो भारत में 2 पॉइंट बताए थे, एक केंद्रीय स्तर पर क्या परिवर्तन किया गया और प्रांतीय स्तर पर। तो केंद्रीय स्तर पर हमने बताया था कि 3 भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया, 3 भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया। यहीं से द्विसदनीय बाइकैमरल लेजिस्लेचर की शुरुआत होती है, द्विसदनीय
विधायिका की शुरुआत कह लीजिए, जो आज आपको दो सदन केंद्र में दिखाई दे रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा के नाम से इन्हें जाना जाता था। तो यहाँ पे हमने बात की थी, ठीक है, यानी केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। यानी द्वैत शासन क्या था, ये इस पर हमने बात की थी। द्वैत शासन यानी इसमें जो विषय थे, विषयों को बांट दिया गया था। ठीक है, विषयों को केंद्रीय स्तर और प्रांतीय स्तर पर बांट दिया गया था, और इसी अधिनियम में बजट केंद्रों और राज्यों के अलग अलग बजट प्रस्तुत किए जाएंगे, ऐसा भी प्रावधान था। तो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि द्वैत शासन प्रांतों में लगा दिया गया था। द्वैत शासन क्या था, शासन की दोहरी व्यवस्था को द्वैत शासन कहते हैं। यानी इसमें मंत्रिमंडल को हम प्रांतीय स्तर पर दो भागों में बांट लेते हैं। एक में वो मंत्री थे जो गवर्नर के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, और एक में वो मंत्री थे जो भारतीय जनता के द्वारा चुने जाते थे। तो गवर्नर के द्वारा मनोनीत जो मंत्री होते थे, उन्हें उन पर कोई भी उत्तरदायित्व तो नहीं होता था, और जो भारतीय जनता के द्वारा मनोनीत मंत्री होते थे वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते थे। जो प्रांतीय विधायिका होती थी उसके प्रति उत्तरदायी होते थे। लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय थे वो गवर्नर और उनके मंत्रियों के पास होते थे। जैसे वित्त महत्वपूर्ण सब विषय है, लेकिन अगर सिंचाई किसको दे दिया जाता था, भारतीय मंत्रियों को दे दिया जाता था। अगर सिंचाई तो तभी हो पाएगी जब उन्हें वित्त मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो वित्त अपने पास रखते थे सुरक्षित करके, और सिंचाई वगैरह और एग्रीकल्चर जैसे विषय भारतीय मंत्रियों को दे देते थे। तो कृषि का विकास तो तभी हो पाएगा जब उन्हें पैसा मिलेगा, और पैसा नहीं दिया जाता था। तो आपको बता दें, अब हम लोग 1919 के 1935 के भारत शासन अधिनियम या एक्ट पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। ब्रिटेन में परिवर्तन, ब्रिटेन में इसे आप तीन भागों में बांट लीजिए। नंबर एक, ब्रिटेन में परिवर्तन, ब्रिटेन में परिवर्तन। तो ब्रिटेन में क्या परिवर्तन किया गया। इसके बाद भारत में केंद्रीय स्तर पर, भारत में केंद्रीय स्तर पर और भारत में प्रांतीय स्तर पर, भारत में प्रांतीय स्तर पर। ठीक है, ब्रिटेन में प्रांतीय स्तर पर भारत परिषद को, ब्रिटेन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि भारत परिषद को, भारत परिषद को समाप्त किया जाता है। भारत परिषद ब्रिटेन में, ठीक है, भारत परिषद को समाप्त किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, इसके बाद भारत में केंद्रीय स्तर पर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संघ। जैसे आज भारत एक संघ है, ठीक है, अब भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में ही कहा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो एक अखिल भारतीय संघ बना दिया गया था। दो प्रकार के भारत में उस समय स्टेट थे, एक ब्रिटिश स्टेट और एक प्रिंसली स्टेट, जिसमें राजा वगैरह राज करते थे। ठीक है, और ब्रिटिश प्रांत वो थे जिसपे अंग्रेजों डायरेक्ट कंट्रोल करते थे। तो अखिल भारतीय संघ, इसमें दो प्रकार के ब्रिटिश प्रांतों को मिला करके, ब्रिटिश प्रांतों को मिला करके और देशी रियासतों, देशी
रियासतों, ठीक है, को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाया गया। ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाया गया, ठीक है। लेकिन आपको बता दें ये संघ अस्तित्व में इसलिए नहीं आ सका क्योंकि देशी रियासतों को शामिल होना और ना होना उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया था, और रियासतें स्वतंत्र रहती थी, वो शामिल होना पसंद नहीं करती थी। तो एक तो ये पॉइंट रहा कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपका केंद्रीय प्रशासन, जो केंद्रीय प्रशासन था वो 1900, केंद्रीय प्रशासन 1919 के एक्ट के अनुसार ही चलता रहा है, के एक्ट, केंद्रीय प्रशासन 1919 के एक्ट के अनुसार ही चलता रहा, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन 1919 के एक्ट के अनुसार ही चलता रहा, इसमें कोई व्यवस्था कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। बस एक बदलाव ये किया गया कि जो प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था, प्रांतों से हटाकर केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया। तो एक बदलाव ये था कि प्रांतों से द्वैत शासन हटाकर, प्रांतों से द्वैत शासन हटाकर केंद्र में लगा दिया गया, केंद्र में स्थापित किया गया, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी इस अधिनियम की, कि बाकी जो प्रशासन था 1919 के, केंद्रीय प्रशासन 1919 के एक्ट के अनुसार ही चलता रहा, प्रांतों से द्वैत शासन हटाकर केंद्र में स्थापित किया गया, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात और थी कि यहाँ पे आरबीआई, रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। केंद्रीय बैंक, यहां पे लिख दें केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक की स्थापना, और इसी में आपको बता दें संघीय न्यायालय की स्थापना, यहां लिख दे रहे केंद्रीय बैंक और संघीय न्यायालय, यहां लिखे दे रहे, ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय, ये आप ब्रिटेन का नहीं है, यहाँ ये भारत का चल रहा है, ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना, ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, और रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई, और सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांत बनाए गए। सिंध और उड़ीसा, सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांत बनाए गए, दो नए प्रांत, सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांत बनाए गए, नए प्रांत बनाए गए, ठीक है। सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांत बनाए गए, सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांत बनाए गए। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, बर्मा को म्यांमार से अलग किया गया, सॉरी बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया इसी अधिनियम के तहत। बर्मा को भारत से अलग किया गया, अलग किया गया, ठीक है। बर्मा को भारत से अलग किया गया। इसके बाद प्रांतीय स्तर पर प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता दे दी गई। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता
फ्रीडम, प्रांतों को पूर्ण कंप्लीट फ्रीडम, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। और 1935 के एक्ट के तहत 1937 में चुनाव, 1935 फिर से सुनिए, 1935 के एक्ट के तहत 1937 में चुनाव, 1937 में चुनाव और कांग्रेस की 7 राज्यों में जीत होती है और कांग्रेस की 7 राज्यों में सरकार बनती है, 7 राज्यों में सरकार बनती है। ठीक है, तो ये था आपका 1935 का अधिनियम। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए आप, ब्रिटेन में क्या परिवर्तन किया गया। तो आप ब्रिटेन के संबंध में एक पॉइंट याद रखेंगे, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। और ये भारत परिषद आपको बता दें 1858 में भारत सचिव को 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई थी, भारत सचिव को सहायता देने के लिए। फिर से सुनिए, 1858 का जो एक्ट आया था उसमें भारत परिषद के गठन का प्रावधान था, 15 सदस्यीय भारत परिषद के गठन का प्रावधान, भारत सचिव को सहायता देने के लिए। अब यहाँ 1935 तक भारत परिषद काम करेगी और ब्रिटेन में भारत परिषद जो थी उसको समाप्त कर दिया गया था, भारत परिषद को समाप्त किया गया। केंद्रीय स्तर पर भारत में क्या परिवर्तन, एक अखिल भारतीय संघ, एक यूनियन बनाया गया, ऑल इंडिया लेवल। अखिल भारतीय का मतलब होता है ऑल इंडिया लेवल। ठीक है, तो अखिल भारतीय संघ बनाया गया, यूनियन बनाया गया और इसमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को शामिल कराया गया। लेकिन क्योंकि देशी रियासतें शामिल नहीं होती थी, ठीक है, दोनों को मिलाकर ब्रिटिश प्रांतों, 2 प्रकार के राज्य थे भारत में, ब्रिटिश प्रांत थे और देशी रियासतें थी, तो दोनों को मिला करके एक अखिल भारतीय संघ बनाया गया। लेकिन संघ अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे, देशी रियासतें थी, वो संघ में शामिल नहीं होती थी, स्वतंत्र रहना पसंद करती थी। केंद्रीय प्रशासन 1919 के अधिनियम के तहत ही चलता रहा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया कि प्रांतों से द्वैत शासन को हटा करके केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया। ठीक है, केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। सिंध और उड़ीसा 2 नए प्रांत बनाए गए। बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग किया गया, जो आज का म्यांमार है वो कल उसे बर्मा कहा जाता था, तो बर्मा को भारत से अलग किया गया। ये बर्मा की जो राजधानी थी वो रंगून थी और आपको बता दें बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था जब 1858 का जो एक्ट आया था। ठीक है, तो बहादुर शाह यानी मुगल अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, उनको रंगून भेज दिया गया था। फिर भारत में प्रांतीय स्तर पर प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी गई 1937 में। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव और कांग्रेस की 7 राज्यों में सरकार बनती है। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी पॉइंट को लगभग छोड़ा है और लगभग सभी पूरा आपका रिवीजन भी करवा दिया है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।